Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ा था। उसके बाद उसके स्थलों की बात चल रही थी। अब आगे शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अगले स्थल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपन ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता में चनहूदड़ो सभ्यता की बात की थी। सभ्यता स्थल था अपना चनहूदड़ो। चनहूदड़ो स्थल सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। सिंध पाकिस्तान से प्राप्त होता है। इसके खोजकर्ता थे एजी मजूमदार। खोजकर्ता एजी मजूमदार, इनके द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी चनहूदड़ो सभ्यता की। अब ये जो चनहूदड़ो सभ्यता है, ये रावी नदी के किनारे विकसित होती है। रावी नदी के किनारे विकसित हुई और इसकी जो विशेषताएं थी, इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो विशेषताओं में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, मनके बनाने का, या इनको गोरियां भी कहते हैं, या जिनको अपनी लोकल लैंग्वेज में मणिये बोलते हैं, जो माला वगैरह बनाने के काम में लिए जाते हैं। मनके या गोरियां बनाने का कारखाना, इनके अलावा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में देखें तो इनमें लिपस्टिक जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनमें दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखोगे कि चनहूदड़ो के अलावा दो सभ्यताओं की अपन ने बात की थी, दो सभ्यता स्थलों की बात की थी अपन ने। एक तो था नागेश्वर और एक बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट, इन दोनों स्थानों से भी औद्योगिक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। चनहूदड़ो, नागेश्वर और बालाकोट ऐसे तीन सभ्यता स्थल हैं जहां से औद्योगिक बस्तियों के या औद्योगिक कारखानों के प्रमाण मिलते हैं। चनहूदड़ो के बारे में बात कर ली थी अपन ने। फिर अगले सभ्यता स्थल की ओर चलते हैं दोस्तों। जो अपना अगला सभ्यता स्थल है, बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा दोस्तों, धोलावीरा सभ्यता है वो गुजरात से प्राप्त होगी और ये सभ्यता प्राप्त होती है मानहर नदी के किनारे, या मनहर नदी के किनारे प्राप्त होती है धोलावीरा सभ्यता। दोस्तों, ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल है कौन सा? धोलावीरा। ये चौथा सबसे बड़ा स्थल है। और दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की जाती है। 1990-91 के दौरान रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा सभ्यता की खोज की गई। दोस्तों, इस सभ्यता से खुदाई में जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, उन विशेषताओं में बात करें तो एक बड़े आकार का
खेल के मैदान की तरह का एक आकृति प्राप्त हुई, या कह सकते हैं कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम के आकार का आकृति प्राप्त हुई है, जिसे स्टेडियम कहा गया है। तो सबसे बड़ा खेल का स्टेडियम, मिट्टी की मोहरें, सफेद स्तंभ, सफेद स्तंभ प्राप्त हुआ है, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों इन मोहरों पर हड़प्पाई चिन्ह अंकित थे, हड़प्पाई चिन्ह अंकित मिले हैं इन मोहरों पर। इनके अलावा यहां से जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। ये सारी विशेषताएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई दोस्तों? धोलावीरा। फिर से एक बार देखोगे, धोलावीरा, धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा सभ्यता गुजरात से प्राप्त होगी, मानहर या मानसर नदी के किनारे प्राप्त हुई है। इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990-91 के दौरान इसे खोजा गया था। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में स्टेडियम प्राप्त होता है। और एक विशेष बात यह है कि यहां धोलावीरा से जल निकास प्रणाली ये उपयुक्त रूप में नहीं पाई गई है। नगर 3 भागों में विभाजित था। नगर विभाजन, यानी धोलावीरा से जो नगर प्राप्त हुए हैं वो नगर 3 भागों में बटे हुए थे। नगरों के 3 विभाजन थे। इनके अलावा जौ के दानों के अवशेष मिलेंगे, जल निकास प्रणाली का अभाव मिलेगा, यहाँ से मिट्टी की मोहरें प्राप्त होंगी और उन पर हड़प्पाई चिन्ह अंकित थे। इनके अलावा सफ़ेद स्तंभ जो कि स्टेडियम के पास से प्राप्त हुआ था। ये सारी की सारी विशेषताएं कौन से सभ्यता स्थल की हैं दोस्तों? धोलावीरा सभ्यता की। फिर धोलावीरा के बाद में हम बात करें तो दोस्तों चलते हैं बनवाली सभ्यता। और बनवाली सभ्यता ये प्राप्त होती है दोस्तों हरियाणा से। बनवाली सभ्यता हरियाणा। बनवाली सभ्यता ये प्राप्त होती है दोस्तों हिसार हरियाणा। अब यहां पर ध्यान रखोगे दोस्तों, बनवाली सभ्यता ये किस नदी के किनारे प्राप्त होती है? तो नदी का नाम है सरस्वती, या वर्तमान में जिसे किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी। और वैदिक युग में इस नदी को, जो घग्गर नदी है, इस नदी का नाम पहले था सरस्वती, या इस नदी को कहते थे दोस्तों दृश्यदवती नदी के नाम से जाना जाता था। और जो वर्तमान युग की घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब दोस्तों ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का उद्गम काल का हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। इस नदी को नट, नाड़ी, सोतर, मृत इन सभी नामों से भी जाना जाता है घग्गर नदी को। और इस नदी के किनारे 2 प्रमुख सभ्यताएं विकसित होती, बनवाली सभ्यता और एक कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। विशेषताओं खोजकर्ता की बात करें इसकी, तो बनवाली सभ्यता के खोजकर्ता ये हैं R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था इसे। इस सभ्यता को भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था। विशेषताओं की बात करें हड़ की आकृति के खिलौने, हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त होते हैं दोस्तों कौन सी सभ्यता से? हल्की आकृति के खिलौने ये बनवाली सभ्यता हरियाणा से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा जो बनवाली सभ्यता है
इसे धनवानों की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता से सोने की परत चढ़े हुए मन के प्राप्त हुए थे। सोने की परत चढ़े हुए मन के प्राप्त होते हैं कौन से सभ्यता स्थल से? बनवाली सभ्यता हरियाणा से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा एक और है हरियाणा में, यह है कुणाल सभ्यता, और इस कुणाल सभ्यता से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। चांदी के मुकुट प्राप्त हुए थे कौन सी सभ्यता से? कुणाल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा दोस्तों हम बात करें, दोस्तों अपना अगला सभ्यता स्थल आता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, दोस्तों ये सभ्यता प्राप्त होती है कहां से? हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ राजस्थान। इस सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो हैं दोस्तों अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इस सभ्यता की खोज की गई थी, कालीबंगा सभ्यता की। जबकि इसके उत्खननकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता ब्रजवासीलाल और बालकृष्ण थापर हैं। बीबी लाल और बी के थापर ये इसके उत्खनन करता है। इनके द्वारा 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित होती है। घग्गर या सरस्वती या दरसदवती, या इस नदी को नट नदी भी कहते हैं, नाड़ी भी कहा जाता है, सोतर नदी भी कहते हैं दोस्तों, मृत नदी भी कहा जाता है इसे। इन सभी नामों से जाना जाता है कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। और इस नदी के किनारे विकसित हुई है कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में स्थित एकमात्र सिंधुकालीन सभ्यता है। एकमात्र सिंधुकालीन सभ्यता वो है कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता, दीनहीन या गरीबों की सभ्यता, इन सभी नामों से जाना जाता है। दीनहीन या गरीबों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है कालीबंगा सभ्यता को। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये जो बंगा होता है, बंगा पंजाबी भाषा में बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों एलपी टेसीटोरी, लुई पियाजे टेसीटोरी। इनके द्वारा इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी गई थी। राजस्थान इतिहास में दोस्तों राजस्थान के इतिहासकारों की बात करेंगे तो उनमें से एक इतिहासकार हम एलपी टेसीटोरी के बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने बीकानेर राज्य का चारण साहित्य लिखा था। एलपी टेसीटोरी ने, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनको चारण साहित्य लिखने के लिए चुना गया था, तो इनके द्वारा सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है। दोस्तों कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की जाती है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा संग्रहालय, जिसमें कालीबंगा सभ्यता से जो भी विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी को इस संग्रहालय में रखा गया है। कालीबंगा संग्रहालय। अब बात करते हैं कि दोस्तों इनके अलावा अन्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी। एक बात करेंगे दोस्तों हम यहां पर कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। यानी ये जो घग्गर नदी वर्तमान में बहती है हनुमानगढ़ जिले से, इस नदी के बारे में कहा जाता है कि वैदिक काल में, वैदिक युग, वैदिक काल जिस काल में
वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक काल कहा जाता है। इसकी समयावधि है दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल। और वैदिक काल में सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी नदियां बहती थी, ये प्रमुख नदियां थी। तो ये जो सरस्वती नदी है ये पूज्य नदी थी इस काल की। अब जो अपने जोधपुर में काजरी संस्थान है, इस काजरी संस्था के वैज्ञानिकों ने 2 प्रमाण दिए हैं कि आज वर्तमान में भी ये सरस्वती या दरस्वती नदी बहती है। और ये जो नदी बहती है ये वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस नदी के पेटे में ये घग्गर नदी बहती है। और इसके प्रमाणों में इन काजरी संस्था के वैज्ञानिकों ने 2 प्रमाण दिए थे। एक तो प्रमाण दिया था कौन सा, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहते हैं, कि चांदन गांव जैसलमेर में एक मीठे पानी का नलकूप लगाया गया था, यानी एक नलकूप लगाया गया चांदन गांव में, और वहां से मीठे पानी का अथाह भंडार प्राप्त हुआ है। यानी पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में खारा पानी है, लेकिन यहाँ पर मीठे पानी का स्रोत प्राप्त हुआ है, जो इसका प्रमाण देता कि वर्तमान में भी ये नदी बहती है। दूसरा प्रमाण है दोस्तों लाठी सिरिज क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जैसलमेर में जो मीठी और पौष्टिक घास सेवण पाई जाती है वो एक स्थान विशेष में पाई जाती है जिसे लाठी श्री क्षेत्र कहा जाता है। ये भी किसका प्रमाण देते हैं दोस्तों, सरस्वती या दरस्वती नदी के वर्तमान में बहने के प्रमाण देते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो विशेषताओं में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में जो नगर बसे हुए थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिलेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों ये सड़क है और यहाँ पर जो मकान बने हुए थे ये दोस्तों मकान बने हुए हैं, जैसे ये मकान बने, तो इनमें जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हैं। और अगर इस प्रकार का कोई नगर बसा हुआ हो तो दोस्तों उसको कहेंगे हम ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाड़ पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। अपना जयपुर शहर इसी पद्धति से बसा हुआ है। गंदे पानी की नालियों के प्रमाण मिलेंगे। प्रत्येक घरों में पानी का कुआं प्राप्त होता है। प्रत्येक घरों में महिला कुमार देवी का चित्र प्राप्त होता है। कुमार देवी, इनके अलावा शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा, शव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, युगल समाधियां, युगल समाधि, इनके अतिरिक्त दोस्तों अग्नि वेदिका, मिश्रित खेती, जौ और गेहूं की खेती यानी मिश्रित खेती के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से अंडाकार कब्र, स्वस्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है यहाँ से। ये सारी की सारी विशेषताएं कौन से सभ्यता की हैं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की। एक बार फिर से देखते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त होती है। खोज करता है इसके अमलानंद घोष 1952 में इनके द्वारा खोज की गई थी। उत्खननकर्ता ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ये इसके उत्खननकर्ता है। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसे दरस्वती, सरस्वती, नट, नाड़ी, सोत्र वगैरह इन सभी नामों से जाना जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे एल्पिटोसिटोरी।
1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है। अभी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कच्चे मकान प्राप्त हुए, कच्ची ईंटों से धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान बने हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के जो नगर वगैरह हैं वो ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल या ग्रिड पद्धति से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। लकड़ी की नालियां, प्रत्येक घरों में पानी का कुआं, महिला कुमार देवी का चित्र, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, एक बालक की खोपड़ी मिली है और उसमें 6 छेद किए हुए थे और उसको शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना गया है, जिसे हाइड्रोस्पोलिस रोग भी कहा गया है। इनके अलावा अग्नि वेदिका, यज्ञ के प्रमाण, और यज्ञ में हड्डियां पाई गई हैं जो पर उल्लेख देती है कि पहले बलि प्रथा का प्रमाण, बलि प्रथा प्रचलित थी। मिश्रित खेती, जौ और गेहूं की खेती मिश्रित रूप से बोई जाने के प्रमाण। और अपने दोस्तों जो मिश्रित खेती होती है रबी की फसल में उसे बेझड़ कहते हैं, बेझड़ या गोचनी अपनी लोकल भाषा में। भूकंप के प्रमाण, मकानों में दरारें पाई गई हैं जो भूकंप के प्रमाण देती हैं। अंडाकार कब्रें, अंडा आकार की इस प्रकार की कब्रें पाई गई हैं। स्वास्तिका, साथिया का चिन्ह, अपने कोई भी शुभ कार्य वगैरह करते हैं तो जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इस प्रकार का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह जो वास्तु दोष के निवारण के लिए बनाया जाता था, स्वास्तिक का चिन्ह। इनके अलावा सबके साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण और युगल समाधियां, महिला और पुरुष की समाधियां मिली हैं। इनके अलावा दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता या जो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 3 प्रकार से समाधान किया जाता था, यानी दाह संस्कार 3 प्रकार से, आंशिक, कलश समाधान और पूर्ण समाधान। आंशिक का मतलब क्या होता था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, उसके शव को जंगली जानवर वगैरह खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो उसके अस्थि पंजर बचते उनको दफना दिया जाता। कलश समाधान जो वर्तमान में करते हैं हिंदू धर्म में, दाह संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को किसी नदी नाले में प्रवाहित कर देना, और पूर्ण समाधान पूरी तरह से उसे दफना देना। ये 3 प्रकार से समाधान किया जाता था कि सब ये सिंधु घाटी सभ्यता में। तो फिर बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता की जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात करें। सिंधु सभ्यता की अन्य विशेषताएं, तो उन विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें इन लोगों का रहन सहन कैसा था, सिंधु सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा था, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी बात करें तो पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं इनमें जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में पुरोहितों के आवास प्राप्त होते हैं। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे पहले विशेषताओं की बात करें तो यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। नगर प्राप्त हुए हैं इसलिए यह एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। इनके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में लगभग स्थानों से महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए समाज नारी प्रधान था। तो मात्र सतात्मक परिवार थे, मात्र सतात्मक परिवार, मात्र सतात्मक परिवार पाए गए हैं। जनतंत्रात्मक प्रणाली थी, जनतंत्रात्मक प्रणाली, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है इसे। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसकी लिपि थी
यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बुस्टोफिदन लिपि थी। बुस्टोफिदन, या इसे गोमूत्र लिपि भी कहा गया है, या इसे कीलाक्षर लिपि भी कहा गया है। यानी ये लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से ये लिपि थी, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। और जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं गया हो उसे कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे। मूल चिन्ह 64, और कुल जो अक्षर हैं ये लगभग 250 से 400 तक थे। यानी इसके जो अक्षर या लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, भावचित्रात्मक। मापतोल के रूप में 16 की इकाई का प्रयोग करते थे। मापतोल के रूप में 16 की इकाई का प्रयोग करते थे। यू आकार के चिन्ह का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मछली के आकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता में मछली आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। धार्मिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो धार्मिक जीवन में इस सभ्यता में पृथ्वी देवी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ से एक मुद्राओं पर महिला का चित्र प्राप्त हुआ है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा था, और उसे उर्वरता की देवियाँ पृथ्वी देवी माना गया है। इनके अलावा मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो वृषभ या बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, और संभवतः माना गया है कि ये लोग आद्य शिव की पूजा करते थे, आद्य शिव के उपासक थे। ये लोग आद्य शिव के उपासक माने गए हैं। इनके अलावा पेड़ पौधों की पूजा, पीपल है, बबूल का पेड़ है, इनकी पूजा किया करते थे इस सभ्यता के लोग। इनके अलावा इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार वाणिज्य, या कृषि था। कृषि भी था, व्यापार वाणिज्य प्रमुख व्यवसाय था। जैसे लोथल सभ्यता की बात करें तो वहाँ से बंदरगाह प्राप्त होते हैं, और उनसे माना गया है कि ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार वाणिज्य। इनके अलावा गाय, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ वगैरह इन जानवरों के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित। लेकिन जो सुरकोटड़ा सभ्यता है, उस सुरकोटड़ा सभ्यता से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। सुरकोटड़ा गुजरात, जिसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, वहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता में धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि के प्रमाण वगैरह प्राप्त होंगे। इनके अलावा श्रमिकों के आवास, यानी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जैसे जो हंटर महोदय हैं उन्होंने माना है कि यहाँ जनतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन कई विद्वानों का ये भी मानना कि यहाँ पर गुलाम प्रथा, दास प्रथा का भी प्रचलन था। 4 तरह के, यानी यहाँ का जो समाज था वो चार भागों में विभाजित था। व्यापारी वगैरह थे, श्रमिक थे, इनके अलावा जो पुरोहित वगैरह था, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वहाँ से पुरोहित के आवास प्राप्त होते हैं, पुरोहितों के आवास प्राप्त हुए हैं। ये लगभग इस सभ्यता की विशेषता है। इनके अलावा सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा सिंधु सभ्यता के लिए, मेसोपोटामिया वगैरह सभ्यता के लोगों ने मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। इनके अलावा ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इस सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? ऋग्वेद में, इस सिंधु सभ्यता को। दोस्तों बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो मुहरें बनाई जाती थी वो मुहरें सेल खड़ी,
सेल खड़ी पत्थरों से बनाई जाती थी मोहरें। इनके अलावा टेराकोटा पद्धति से बनाई जाती थी मोहरें। टेराकोटा पद्धति से मोहरों का निर्माण होता था। ये लगभग प्रमुखतः विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होता है। तो दोस्तों पतन की बात करें तो इसके पतन प्राकृतिक आपदाओं को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदाएं। इन प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ओरेल स्टाइन है, तो ओरेल स्टाइन का मानना है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। अर्नेस्ट मैके इन्होंने भी प्राकृतिक आपदाओं को माना है। इनके अलावा कई लोग जैसे गार्डन चाइल्ड हैं, व्हीलर वगैरह, ऐसे कई लोगों ने माना है कि इस सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आगमन, जो विदेशी लोग अपने भारत में आते हैं और उनके द्वारा इन सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया था। इनके अलावा दोस्तों जैसे हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक दो बातें और जैसे नहरों के प्रमाण, तो एक तो है सोरतुगई। सोरतुगई है मालवण गुजरात में है, सोरतुगई अफगानिस्तान में है। यहाँ से नहरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए। इनके अलावा रोपड़ से भी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र से पत्थर की चक्की वगैरह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये लगभग अपने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात की है। धन्यवाद दोस्तों।